गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। बेटा आज मैं आप लोगों को करवाऊंगी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। वो फॉर्मूलाज आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ। जैसे कि हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है मास परसेंटेज। ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्टली न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। जो होता है मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। कुछ बच्चों को समझ नहीं आता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। कंपोनेंट का मतलब है बेटा आपके सॉल्यूशन में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, बस इन्हीं दो कंपोनेंट की बात हो रही है। जिसका भी मास आपको निकालना है, जिसका भी मास परसेंटेज आपको निकालना है, वो ऊपर लिखा जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, न्यूमेरिकल में आपसे पूछा गया है मास ऑफ सोल्यूट, तो आप क्या लिखोगे? मास ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स इन दोनों का मास आप ऐड कर दीजिएगा और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 से। ठीक है, अगर आपसे पूछा है टोटल मास मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्वेंट, तो ऊपर आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। आ गया समझ में? तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं मास परसेंटेज। ये है आपका फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। नाउ द सेकेंड फॉर्मूला विच इज इंपॉर्टेंट, दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। अब देखो फिर से कंपोनेंट आ गया, कंपोनेंट का मतलब सोल्यूट या फिर सॉल्वेंट। किसका मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला जा रहा है, बस उसी को आप ऊपर लिख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और नीचे आपके आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, मतलब सॉल्यूशन के, यानी कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के। आ गया समझ में बच्चा? ठीक है, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए, इजी फॉर्मूला है आप लोगों के लिए। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है। नाउ थर्ड फॉर्मूला विच इज इंपॉर्टेंट बेटा, दैट इज मोलैरिटी। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, जो ऊपर भी काम आएगा आपके, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, आप किसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हो, सोल्यूट के या सॉल्वेंट के, उसी का यहाँ पे गिवन मास जो क्वेश्चन में होगा वो लिखेंगे और नीचे उसी का मोलर मास लिखा जाएगा बेटा। ठीक है, लेकिन मोलरिटी में सिर्फ और सिर्फ ऊपर आते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और नीचे आता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अगर ये मिलीलीटर में आपको दे रखा है तो उसको डिवाइड कर दीजिएगा 1000 से, यानी कि ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से। ठीक है बच्चा, इजी फॉर्मूला है, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है मोलरिटी से। नाउ फोर्थ नंबर का फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोलैलिटी। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऊपर का सेम है एज मोलैरिटी, बट नीचे डिफरेंट होता है, दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम में होगा, अगर एक ग्राम में दे रखा होगा तो ऊपर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आ गया बेटा? याद रखिए मोलैरिटी कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, जिसमें नीचे आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं बेटा, इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और मोलैलिटी जिसे हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, इसमें नीचे आता है मास ऑफ सॉल्वेंट। बेटा दोनों ही चीजें डिफरेंट है, इसमें सॉल्वेंट है उसमें सॉल्यूशन है, इसमें मास है उसमें वॉल्यूम है बेटा। समझ में आ गया बेटा? भूलिएगा मत, गलती मत करिएगा। नाउ फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज आपका हेनरीज लॉ फॉर्मूला। दैट इज पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, बिल्कुल भी भूलने की गलती मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नाउ जो 6 नंबर का फॉर्मूला है, दैट इज राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है आपके कंपोनेंट का, दैट इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है, आपका जो हेनरीज लॉ था वहां पे P1 नॉट नहीं होता, वहां पे P नॉट नहीं होता, वहां पे KH हेनरीज कांस्टेंट होता है, और यहाँ पर P नॉट यानी कि प्योर सॉल्वेंट का फॉर्मूला लिखते हो, प्योर सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का आप जो वैल्यू है वो लिखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है PA, फॉर एग्जाम्पल सॉल्वेंट के लिए आप लिख रहे हो, दैट इज इक्वल टू P नॉट A। ठीक है, सॉल्वेंट के लिए, और यहाँ पे जीटा यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के लिए। ठीक है बच्चा, ए को हम डिनोट करते हैं सॉल्वेंट से, और सॉल्यूट के लिए यहाँ पे बी और बी हो जाएगा। ठीक है बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल आते ही आते हैं हेनरीज लॉ से और राउल्ट्स लॉ से। नाउ 7 नंबर का फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है वो है वेपर फेज के लिए। ठीक है, वेपर फेज के लिए अगर आपको पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए बोलता है,
तो अब किस फॉर्मूले से निकालेंगे? इस फॉर्मूले से, ठीक है। सपोज करो कंपोनेंट ए यानी कि सॉल्वेंट के लिए बोल रहा है, तो पी ए इज इक्वल टू वाई ए, यानी कि वाई का मतलब क्या है? ये वेपर फेस में उसका प्रेशर है, ठीक है ना। और ये हो जाएगा यहाँ पे पी टोटल, यानी कि जो टोटल प्रेशर है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट है, यानी कि वेपर फेस के लिए अगर आपको सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर निकालना है, ठीक है, इन द वेपर फेस, तो आप क्या करोगे? दैट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में पी टोटल, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, भूलिएगा मत, बिल्कुल गलती मत करिएगा। नाउ नंबर 8 जो फॉर्मूला है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसके लिए है ये वाला फॉर्मूला, दैट इज P1 नॉट, ठीक है। इसको मैं आपको सिंप्लीफाई में बताती हूँ कैसे करोगे। अगर आपको प्योर कंपोनेंट जो आपका ए है उसके लिए करना है तो क्या लिखते हो आप? P नॉट ए माइनस पी ए, ये होता है आपका वेपर प्रेशर जो कि पूरे सॉल्यूशन के अंदर होता है ए कंपोनेंट का, यानी कि सॉल्वेंट का, अपॉन में पी ए नॉट, ठीक है, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये है फॉर्मूला, दैट इज योर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक न्यूमेरिकल यहाँ से भी देखने के लिए पक्का मिल जाएगा, ठीक है। जरूर याद कर लीजिएगा आपका प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, ठीक है, यहाँ पर दैट इज योर ए कंपोनेंट यानी कि सॉल्वेंट, माइनस आपका दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन अपॉन में प्योर कंपोनेंट सॉल्वेंट का आपका वेपर प्रेशर, ठीक है। वो इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। इसकी डेरिवेशन भी मैंने छोटी सी करवाई हुई है आपको अपनी थ्योरी की वीडियोस में, ठीक है बच्चा। नाउ नाइन्थ फॉर्मूला विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज दिस वन, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। डेल्टा टीबी क्या होता है? चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है उसमें क्या चेंज आया है उसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा से, ठीक है। टीबी क्या है? टीबी इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन द सोल्यूशन। जो सोल्यूशन में जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आता है दैट इज टीबी। और टीबी नॉट क्या है? दैट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन द प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंज आएगा दैट इज योर एलिवेशन, ठीक है। दैट इज योर टीबी नॉट, नॉट मीन्स प्योर के लिए, ठीक है। बी यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं सोल्यूट के लिए, सॉरी बच्चा, बी यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है आपके बॉइलिंग पॉइंट के लिए, मुझे वही ध्यान रहा, ए और बी, ठीक है। बी डिनोट किया जा रहा है आपके बॉइलिंग पॉइंट के लिए, टेम्परेचर है ना, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, तो टेम्परेचर के लिए टी हो गया और बॉइलिंग पॉइंट के लिए बी हो गया, ठीक है। समझ में आया? तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक है। देन 10th फॉर्मूला है आप लोगों के लिए ये वाला, दैट इज डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी एम, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। के बी इज योर एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, एंड स्मॉल एम क्या है? इट्स अ मोलैलिटी, ठीक है। इसके फॉर्मूले को पूरा ओपन करके यहाँ पे आपको लिख के दिखा रखा है, इतना याद करने की जरूरत नहीं होती है ये वाला, डोंट वेस्ट योर टाइम, आपको बहुत अच्छे से याद रहता है मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बस इसको वहां पुट कर दीजिएगा। इसे याद करने में कंफ्यूज हो जाओगे एंड टाइम को वेस्ट करोगे, ठीक है। तो 10th फॉर्मूला क्या इंपॉर्टेंट हो गया? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। Now 11th formula, which is for the depression freezing point, this is important, delta TF is equal to TF naught minus TF, वही सेम चीजें हैं। डेल्टा TF is the change in the depression freezing point, ठीक है, जो सोल्यूशन में आएगा चेंज। TF नॉट क्या हो गया? इट इज द चेंज इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर कॉम्पोनेंट, ठीक है। और TF क्या हो गया? आपका सोल्यूशन मिक्सचर में जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है वो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 12th यहाँ पे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वही सिमिलरली ये वाला, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ यहाँ पे क्या रहेगा? दैट इज योर क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट। Now 13th formula which is very very important again, that is pi is equal to CRT। pi है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, C है कॉन्सेंट्रेशन मीन्स मोलैरिटी, यानी कि यहाँ पे मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाते हो आप। R इज गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। Now 14th formula which is very important, that is for Van't Hoff factor I, normal molar mass upon abnormal molar mass, ठीक है। 15th formula which is very important, Van't Hoff factor is equal to observed colligative property upon calculated colligative property. Formula number 16 which is also very important, Van't Hoff factor I equal to total number of moles of particles after association dissociation
अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन। ठीक है, ये पूरी डेरिवेशन मैंने आपको करवा रखी है बच्चा, कैसे निकल कर आती है पूरी की पूरी सिखा रखी है मैंने आप लोगों को, समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद फॉर्मूला दैट इज 17 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम सारे के सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आई को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आई को मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, 18th फॉर्मूला विच इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसमें भी आई को मल्टीप्लाई कर दिया गया है। फॉर्मूला नंबर 19 विच इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, उसमें भी आई को मल्टीप्लाई कर दिया गया है। फॉर्मूला नंबर 20 विच इज ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें भी आई को मल्टीप्लाई कर दिया गया है, पाई इज इक्वल टू ICRT। ठीक है बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं, सोल्यूशन चैप्टर इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। देखो 20 फॉर्मूलाज तो आपको यहीं से मिल गए, इसी चैप्टर के अंदर से। ठीक है बच्चा, 20 फॉर्मूलाज हो गए आपके सोल्यूशन चैप्टर से। अब है 21st फॉर्मूला हमारा, जो है हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, सोल्यूशन से हमारे 20 फॉर्मूलाज हो गए। अब देखो ये है ई नॉट, यानी कि आपको जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल विच इज इक्वल टू ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। आर क्या है, राइट, एल क्या है, लेफ्ट। इसे हम कैथोड और एनोड की टर्म्स में भी लिखते हैं, है ना, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यानी कि कैथोड पे जो रिडक्शन होता है उसके पोटेंशियल को यहाँ लिखिए, उसको माइनस कीजिए, जो एनोड पे आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो, यानी कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ठीक है, तो 21st फॉर्मूला दिस इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, जहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होना ही होना है। नाउ 22nd फॉर्मूला विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस चैप्टर से अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो बस फिर तो क्या ही आया। ठीक है, दैट इज योर नर्स्ट इक्वेशन, जो हमसे कहती है, सिंप्लीफाई में बताती हूँ आपको, दिस इज 22nd एक्चुअली में। ठीक है, ये वाला यूज करते हैं हम लोग, दैट इज ई सेल EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। यहाँ पे 2 आपके यहाँ पे फॉर्मूला को डिराइव करके लिख रखा है ये पूरा का पूरा इसके एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे नीचे एन आता है, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, लॉग दैट इज ऊपर आएगा आपका ऑक्सीडेशन जिसका होगा और नीचे आएगा जिसका रिडक्शन होगा, तो ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। समझ में आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है नर्स्ट इक्वेशन का। ठीक है, यहीं पे 23rd फॉर्मूला आता है आपका लॉग KC, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, जो ये रहा। ठीक है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस RT अपॉन NF लॉन Q। ठीक है, लॉन मीन्स नेचुरल लॉग विद कांस्टेंट। एक 24th फॉर्मूला है जो कि इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है। ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF लॉग KC। अगर लॉग KC के टर्म में अगर आपको अपना आंसर निकालना हो तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF। R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, F इज फैराडे कांस्टेंट and KC is the equilibrium constant. Now 25th formula which is very important beta again, that is delta G is equal to minus NFE cell. ठीक है, डेल्टा G नॉट की फॉर्म में भी होता है, माइनस NFE नॉट सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक्चुअली 2-3 फॉर्मुलाज को मिक्स करके न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है, 26th फॉर्मूला विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉग KC की टर्म में द रिलेशन बिटवीन डेल्टा G एंड लॉग KC। ठीक है, नेचुरल लॉग में लिखा हुआ है ये आपका, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस RT लॉन K। ठीक है, अगर इसको लॉग की टर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303, बस ये मल्टीप्लाई कर देना है, RT लॉग विद बेस 10K। दिस इज द फॉर्मूला, समझ में आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नाउ 27th फॉर्मूला दैट इज फॉर द रेजिस्टेंस। ठीक है, दैट इज रो L by A, वेरी इंपॉर्टेंट। रो इज द रेजिस्टिविटी, L is the length of the cross section and length of the conductor and area is the A is the area of the cross section। ठीक है, देन आपका 28 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, दैट इज G इज इक्वल टू 1 by R। ठीक है, G इज योर कंडक्टेंस जो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला जब पुट करोगे यहाँ पे तो रिलेशन निकल कर आएगा कप्पा A अपॉन L। कप्पा क्या होता है, 1 by रो। ठीक है, रो का जब इन्वर्स करते हो दैट इज कप्पा, कप्पा इज द कंडक्टिविटी। ठीक है, तो 28th फॉर्मूला दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 29th फॉर्मूला विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द सेल कांस्टेंट, जिसे हम G स्टार से डिनोट करते हैं, ये रहा, दैट इज इक्वल टू L बाय A लेंथ अपॉन एरिया। ठीक है, जो इक्वल आता है आपके रेजिस्टेंस इनटू कप्पा के। यहाँ से भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल में आपको एक्सप्रेशन यूज करना पड़ सकता है। नाउ फॉर्मूला 30 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज इक्वल टू कप्पा अपॉन C। C इज द कंसेंट्रेशन। नाउ फॉर्मूला नंबर 31
विच इज इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए सी टू द पावर हाफ। समझ में आया? ठीक है, सी आपका यहाँ पर क्या होगा, दैट इज कंसेंट्रेशन, ओके, और ए क्या हो गया, इट्स अ कांस्टेंट, ठीक है, फॉर अ गिवन सॉल्वेंट। तो लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा नॉट एम माइनस ए सी टू द पावर हाफ। नाउ फॉर्मूला नंबर 32 फॉर कोलरोश लॉ, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है, जो हम निकालते हैं इस वाले रिलेशन से। आपका सिंपल रिलेशन है ये वाला, ठीक है, या फिर इसकी जगह आप ये ले सकते हो, ठीक है, ये वाला, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इज इक्वल टू, जो ये न्यू प्लस दिख रहा है ये आपका नंबर ऑफ कैटायंस है, ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द कैटायन प्लस आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनायन मल्टीप्लाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द एनायंस। आप इस वाले फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को यूज करके इस एग्जांपल समझ सकते हो। अगर NaCl का या KCl का आप निकाल रहे हो, ठीक है, जैसे NaCl का अगर आप निकाल रहे हो तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड, ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर इनके नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस से, अगर वो अवेलेबल हैं तो। बच्चा ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है बेटा। Now formula number 33, that is for the alpha. Alpha is a dissociation constant equal to molar conductivity upon limiting molar conductivity. Then formula number 34, that is dissociation constant, which is equal to C alpha square upon 1 minus alpha. C is the concentration, A is the dissociation constant. अब देखो पता है ये तीन चार फॉर्मूले ना एक ही न्यूमेरिकल में एक साथ यूज हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए बोला है तो आपको अल्फा चाहिए, तो अल्फा कहाँ से आएगा, इस फॉर्मूले से आएगा, तो इसलिए फॉर्मूलाज एक साथ यूज हो जाते हैं। तो ये मत सोच के घबराइएगा कि अरे इतने सारे फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे क्या, बेटा याद तो करने पड़ेंगे। फिर सोचते हो आप अरे सारे फॉर्मूला थोड़े ना एग्जाम में आएंगे, बेटा आते हैं, क्योंकि एक ही न्यूमेरिकल में कभी कभी 3 से 4 से 5 फॉर्मूले यूज हो जाते हैं, ठीक है। Now फॉर्मूला नंबर 35, दैट इज Q इज इक्वल टू IT, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Q आपका यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, I is the current and T is the time. अब देखो बेटा सॉल्यूशन चैप्टर में टोटल 20 नंबर ऑफ फॉर्मूलाज थे आपके, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टोटल 15 फॉर्मूलाज आपके थे, तो हो गए आपके 35 फॉर्मूलाज, ठीक है ना। अब हम चैप्टर पे आए हैं केमिकल काइनेटिक्स, जहाँ पे आपका रहेगा 36 नंबर का फॉर्मूला, जो आपका ये है फॉर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ R, ठीक है, दैट इज डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ R। R क्या है आपका रिएक्टेंट है, अपॉन टाइम टेकन, जिसे हम डिनोट करते हैं माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। R को कंसेंट्रेशन के अंदर यानी कि ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करते हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे हमें कंसेंट्रेशन लिखनी है R की यानी कि रिएक्टेंट की। फॉर्मूला नंबर 37 विच इज सेम है ना, फॉर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज इक्वल टू इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, यानी कि प्लस में डिनोट करते हैं डेल्टा कंसेंट्रेशन ऑफ P अपॉन डेल्टा T, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो अपीयर होता है, ठीक है, और रिएक्टेंट आपका डिसअपियर होता है। तो ये थे रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस के फॉर्मूलाज। नाउ फॉर्मूला नंबर 38 जो है आपका रेट एक्सप्रेशन के लिए यानी कि रेट लो एक्सप्रेशन के लिए, दैट इज A टू द पावर X B टू द पावर Y, ठीक है। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, रेट इज इक्वल टू K, K इज द रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ ये रेट लो है, K इज द रेट कांस्टेंट, इक्वल टू A टू द पावर X B टू द पावर Y। A क्या हो गया, रिएक्टेंट है A, कंसेंट्रेशन उसकी पावर आएगी, कोई स्टोइचियोमेट्री होगी या फिर कोई जो अलग से आपको हम एक्सपेरिमेंटली डेटा बना के देते हैं उसकी वहां से लिखना होता है। और बी आपका रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट है, उसकी पावर वाई भी यहाँ पर कोई स्टोइचियोमेट्री हो सकती है या फिर आपका कोई वैल्यू होगी एक्सपेरिमेंटल डेटा के हिसाब से। और जो इस x प्लस वाई को जब आप ऐड कर दोगे तो ये निकल कर आ जाएगा ऑर्डर, ठीक है बच्चा, इंपॉर्टेंट है। अब देखो 39 फॉर्मूला, अगर आपको रेट एक्सप्रेशन है ना और रेट लो को इक्वल करना है यानी रेट ऑफ रिएक्शन और रेट लो जब इक्वेट करते हो तो आपका ये एक्सप्रेशन निकल के आता है माइनस dr अपॉन dt इज इक्वल टू k a टू द पावर x b टू द पावर y। और जनरली यही फॉर्मूला आपका न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। 40th फॉर्मूला बेटा फॉर द रेट इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, दैट इज k इज इक्वल टू r नॉट माइनस r अपॉन t। k क्या हो गया, रेट कांस्टेंट, r नॉट हो गया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की लेते हैं वो लिखते हैं, और ये r क्या हो गया, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, की कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्टेंट की बची हुई है वो हम लिखते हैं, और अपॉन में टाइम। तो ये जीरो ऑर्डर के लिए रेट इंटीग्रेटेड इक्वेशन है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। Now 41st formula which is important for the first order,
रेट इंटीग्रेटेड इक्वेशन विच इज दिस वन, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। ठीक है, t टाइम है, k रेट कांस्टेंट है, आर नॉट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड आर इज द रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए पक्का मिलेगा। फिर है आपका 42 आपका फॉर्मूला विच इज दिस वन, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी आई अपॉन 2 pi माइनस पी टी। ठीक है, ये प्रेशर की टर्म्स में फॉर्मूला है बेटा। पी आई क्या है, इनिशियल प्रेशर, पी टी क्या है, टोटल प्रेशर। ठीक है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे पूरी डेरिवेशन करके आपको दिखा रखी है, वो लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट न्यूमेरिकल में ये जो फंडा है पूरा का पूरा हम यूज कर लेते हैं, तो इसे कर लीजिएगा एक बार। लेकिन क्योंकि वीडियो मेरी सिर्फ फॉर्मूलाज के, तो फॉर्मूलाज पे फोकस कर रखा है मैंने कि आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। Now 43 formula for the half life of zero order reaction, again important. Half life is equal to initial concentration यानी कि R naught upon 2K, K is the rate constant. ठीक है, and for first order 44th formula which is half life is equal to 0.693 upon K, again very important, यहाँ से तो क्वेश्चन आपको देखने के लिए पक्का ही मिलेगा। Now 45th formula again very important, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये अर्हिनियस इक्वेशन के लिए है। k इज द रेट कांस्टेंट, a इज द अर्हिनियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं, e आपका एक्सपोनेंशियल है, माइनस ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, r इज गैस कांस्टेंट, t इज द टेम्परेचर। नाउ 46 फॉर्मूला अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से न्यूमेरिकल कई बार एग्जाम में आया हुआ है, हो सकता है इस बार भी आ जाए। log k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 r t2 माइनस t1 अपॉन t1 t2। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब दो रेट कांस्टेंट गिवन हो और दो टेम्परेचर। ठीक है, जब उनके रिस्पेक्ट में हमें आंसर निकालना होता है, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ती है कई बार, तो तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो बच्चा ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। सोल्यूशन चैप्टर में से 20, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से 15, ठीक है, टोटल हुए हमारे 46। तो कितने बचे केमिकल काइनेटिक्स के लिए, ये हमारे बचे 11। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूलाज आपको सबसे ज्यादा लर्न करने हैं बेटा, यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में से। ठीक है, इनको कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल आप कभी भी गलत नहीं करके आएंगे। आपको सारे न्यूमेरिकल्स आपके 100% सॉल्व हो जाएंगे एंड यू विल गेट 100% मार्क्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।